बच्चों इलास्टिसिटी में एक ग्राफ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस ग्राफ की क्या मीनिंग आती है आपको वो मीनिंग समझनी है। तो ये ग्राफ बनाते कैसे हैं, एक तरफ होता है स्ट्रेस, एक तरफ होता है स्ट्रेन। तो आप एक वायर ले लीजिए और उस वायर पर लोड अप्लाई करिए। जैसे जैसे आप लोड अप्लाई करेंगे तो वायर में एलोंगेशन आता जाएगा। तो जो एलोंगेशन है वो स्ट्रेन है वायर में, और जो लोड अप्लाई किया है वो स्ट्रेस है। तो इन दो चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हम एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कुछ ऐसा होगा, एक तरफ लेंगे एक्स एक्सिस, एक तरफ लेंगे वाई एक्सिस। तो जो बच्चों ये वाई एक्सिस पर होगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? स्ट्रेस। तो मैं यहाँ वाई एक्सिस पर लिख देता हूँ पहले ही, ये होता है स्ट्रेस। क्या होता है? स्ट्रेस। और एक्स एक्सिस पे मुझे क्या लेना है? स्ट्रेन। क्या लेना है? स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ है। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ है। क्या करना है? वायर लिया मैंने, एक मेटेलिक वायर ले लिया और उस वायर पर मैंने लोड अप्लाई किया। जैसे जैसे मैं लोड अप्लाई करता जाऊंगा, लोड को इंक्रीज करूंगा, स्ट्रेन को मैं डाउन करता जाऊंगा। ये काम करना पड़ेगा। तो देखोगे क्या, इनिशियली जब हम वायर पर लोड बढ़ाते हैं तो उसी के करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन आता है। मतलब जैसे लोड बढ़ाया स्ट्रेन बढ़ा, जैसे लोड बढ़ाया वैसे स्ट्रेन बढ़ा, एक लिमिट तक। तो मैंने एक लिमिट तक ये ग्राफ शो कर दिया। इस ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन आती है। क्या आती है? एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो यहां तक जो ग्राफ दिख रहा है वो दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। इसका मतलब आपने स्ट्रेस बढ़ाया स्ट्रेन बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ाया स्ट्रेन बढ़ा। मतलब पहले इतना स्ट्रेस किया तो इतना स्ट्रेन आया, फिर आपने और स्ट्रेस किया और स्ट्रेन आया, और स्ट्रेस किया तो और स्ट्रेन आया, यहां तक पहुंच गए आप इस पॉइंट तक। ठीक, तो ये पॉइंट जो आपके पास आया वो ए आया। इस स्ट्रेस पर कितना स्ट्रेन आया? आपके पास इतना स्ट्रेन आ गया। मतलब आप इस जगह पहुंच गए। ठीक है, ये स्ट्रेन आ गया। इसके बाद आपने लोड और बढ़ाया, इसके बाद आपने लोड और बढ़ाया, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। कैसा? ऐसा थोड़ा सा बेंड हुआ, थोड़ा सा बेंड हुआ। कैसा? थोड़ा सा कर्व आया। ठीक, स्ट्रेट लाइन जा रही थी, स्ट्रेट ना आकर के थोड़ा सा कर्व हो गया। तो इस पॉइंट को आपने बोल दिया बी पॉइंट। क्या बोल दिया? बी पॉइंट। जब बी के बाद भी आप लोड और बढ़ाते हो, लोड और बढ़ाते हो बियॉन्ड द बी, जब बी के बाद जाते हैं तो ग्राफ कैसे बनता है? देखिए यहां पर थोड़ा सा स्ट्रेन बढ़ाते हो, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाते हो, लोड थोड़ा सा बढ़ाओगे। थोड़ा सा लोड बढ़ाने पर मतलब स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस करिए तो लार्ज चेंज इन स्ट्रेन आना चाहिए। मतलब अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो ज्यादा स्ट्रेस आएगा, ज्यादा स्ट्रेस में चेंज आएगा। मैं थोड़ा सा बेंड हो जाता हूं, मतलब कुछ ऐसा आ गया। देखिए कुछ बढ़ा तो स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस बढ़ने का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेस बढ़ने का मतलब सीधा जाता तो स्ट्रेस बढ़ ही रहा था। ऐसे भी जा रहा हूं तो लेवल इसके सामने से थोड़ा मैं ऊपर उठ गया, मतलब थोड़ा सा चेंज हुआ। किसमें? थोड़ा सा चेंज हुआ है स्ट्रेस में। तो थोड़ा सा चेंज करने से स्ट्रेन में चेंज तो बहुत हो गया। स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस बियॉन्ड द बी की बात हो रही है। बी के बाद अगर थोड़ा सा लोड बढ़ा दो, थोड़ा सा स्ट्रेस ला दो, ज्यादा चेंज आ रहा है। किसमें? ज्यादा चेंज किसमें आ रहा है? ज्यादा चेंज हमारे पास आ रहा है स्ट्रेन में। ये हमारे पास चेंज आ गया। ये हमने पॉइंट सी रख दिया। क्या रख दिया? सी। और थोड़ा पास बनाता हूं मैं, यहां पे मेरे पास कहीं कोई पॉइंट सी है। ठीक है, पॉइंट सी के बाद भी अगर मैं लोड बढ़ा रहा हूं तो स्ट्रेन में चेंज आएगा और लार्ज चेंज आता है। तो मतलब कुछ ऐसा ग्राफ चला जाता है। क्या? ऐसा ग्राफ आ जाता है। ऐसा ये होता है बच्चों, एक पॉइंट डी होता है। क्या होता है? एक पॉइंट डी मिल जाता है। अगर कोई मटेरियल पॉइंट डी तक पहुंच गया है, अल्टीमेट स्ट्रेस तक पहुंच गया है, तो क्या होगा? उसके बाद अगर लोड हटा भी लेंगे तो वायर क्या होगा? अपने आप पतला होने लगेगा, वो पानी की तरह बहने लगेगा, खींचने लगेगा और पतला होकर टूट जाएगा। कहां टूटेगा? जाके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो टूट जाएगा। जहां टूटेगा उसका नाम होगा ई। अब जो ग्राफ में चीजें दिख रही हैं उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो जरा देखो, एक तो आपके पास ये ग्राफ मिला, एक चीज आपको ये मिली। देखो यहां तक जो बच्चों ये रीजन होता है, इसके बाद वाला जो रीजन होता है वो प्लास्टिक रीजन है। इसके अंदर का जो रीजन है वो क्या है? ओ से बी तक का रीजन होता है इलास्टिक रीजन। क्या होता है? इलास्टिक रीजन। मैं इसको ऐसे कर देता हूं, देखो
ये आपके पास इलास्टिक रीजन है, ठीक है, ये आपके पास इलास्टिक रीजन हो गया। इसके बाद का जो रीजन आएगा वो कैसा आएगा, इसके बाद का रीजन जो आएगा कुछ मैं ऐसे कर देता हूं, देखो ये रीजन, ये जो रीजन आ रहा है वो कैसा है, ये प्लास्टिक रीजन है। कैसा रीजन है, प्लास्टिक रीजन है। तो ये आप लिख पाओगे। तो देखो अब ग्राफ के बारे में बहुत सारी बातें तो करनी है, ये मैंने बता दिया, इधर प्लास्टिक रीजन है और इधर इलास्टिक रीजन है, ठीक है। अब मेन जो बातें होती हैं कि ए पॉइंट क्या चीज होता है, ग्राफ का ए पॉइंट क्या शो करता है। ग्राफ पे पॉइंट पे जाए उससे पहले ये बता दें कि ग्राफ बताता क्या है। अगर मैं दो ग्राफ बना दूं और दोनों ग्राफ में आपको ये कंपेयर करना हो कि स्लोप किसकी ज्यादा है, क्या स्लोप किसकी ज्यादा है, एक ग्राफ ऐसे है ओए, एक में ओए और ऊपर हो जाए, तो जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उस मटेरियल का यंग मॉडुलस ज्यादा होगा। मतलब आप यहां पे लिखोगे क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम द ग्राफ, क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम द ग्राफ, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ। क्या क्या कंक्लूजन मिला वो लिखने जा रहा हूं मैं। पहला तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिव द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस। पहली बात क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, कर्व का जो स्लोप होगा ऐसा लिखना चाहिए, स्लोप ऑफ, क्या लिखना है मुझे, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या शो करता है, कर्व गिव्स द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस। अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो आप ग्राफ देख लीजिए, कौन सा ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ देख लीजिए। बस स्ट्रेस की वैल्यू जो, मतलब ग्राफ में जिस पॉइंट पर भी स्ट्रेस मिल जाए और उधर स्ट्रेन की वैल्यू मिल जाए, बस वो कर दीजिए। इस तरह के एनसीईआरटी में बच्चों प्रॉब्लम भी दी जाती हैं जिसमें आपको ग्राफ को देख करके बताना होता है कौन सा ग्राफ स्ट्रॉन्गर है, कौन सा ग्राफ वीकर, मतलब कौन सा मटेरियल स्ट्रॉन्गर है, कौन सा वीकर है, ठीक है। तो इस तरह से पता कर लेंगे, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा, और जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। लार्जर द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस, लार्जर स्ट्रॉन्गर द मटेरियल। तो दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा ग्राफ से, दूसरा ये हो जाएगा, लार्जर द वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई। वाई का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ ग्राफ। वाई का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। ग्राफ की अगर स्लोप दो मटेरियल में कंपेयर करना हो तो लार्जर द वैल्यू ऑफ वाई या लार्जर द वैल्यू ऑफ स्लोप रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्गर मटेरियल। कौन सा मटेरियल स्ट्रॉन्गर होगा उसको शो करेगा। जिस ग्राफ की स्लोप ज्यादा होगी वो मटेरियल जिसके लिए ग्राफ बनाया गया होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। जिसका ग्राफ या जिसके ग्राफ में स्लोप कम होगी वो वीकर मटेरियल होगा एज कंपेयर टू ग्राफ। ऐसा हम बनाएंगे। यहां पे जो थर्ड पॉइंट होता है बच्चों, ये देखिए, ए होता है इलास्टिक लिमिट। क्या होता है, ए को बोलते हैं ये होता है प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या होता है, ए को क्या बोलते हो, ए पॉइंट बच्चों होता है प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट होता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। ओ से ए तक क्या होता है, ये होता है इलास्टिक बिहेवियर। क्या होता है, उसे बच्चों होता तो ए, ओ से लेकर के बी तक इलास्टिक बिहेवियर। क्या होता है, जो ओ बी होता है वो क्या होता है, ओ बी, ये होता है इलास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक बिहेवियर होता है। इलास्टिक बिहेवियर का मतलब ये होता है कि अगर आप वायर पे लोड अप्लाई करके लोड रिमूव कर दो तो वायर अपने उसी पाथ को अडॉप्ट करता है, अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को अडॉप्ट कर लेता है। तो हम बोलते हैं उसका नेचर कैसा है, इलास्टिक नेचर है, इलास्टिक बिहेवियर होता है। लेकिन अगर जब हम बी के बाद अगर लोड बढ़ाते हैं और लोड बढ़ाने के बाद इस पॉइंट पर जाकर के अगर मैं लोड को हटा दूं तो वायर अपने ओरिजिनल पाथ को अडॉप्ट नहीं करता है। क्या करता है, उसमें एक परमानेंट चेंज आ जाता है। क्या आ जाता है, परमानेंट
चेंज आ जाता है। तो वायर में एक परमानेंट चेंज को दिखाने के लिए हम ऐसे दिखाते हैं। वायर में एक स्ट्रेन आ जाता है, स्ट्रेन को हम लोग क्या दिखाते हैं, स्ट्रेन को दिखाते हैं डेल्टा एक्स से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, स्ट्रेन को दिखाते हैं डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स क्या शो करता है, परमानेंट सेट को शो करता है। जो डेल्टा एक्स है बच्चों वो शो करता है परमानेंट सेट को। परमानेंट, ये परमानेंट सेट हो गया, परमानेंट स्ट्रेन आ गया। वायर में एक इंक्रीज इन लेंथ आ जाती है। कब, जब आप लोड बढ़ाते जाते हो, बी के बाद क्या शुरू हो जाता है, स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन अगर लोड हटाओगे बियॉन्ड द बी, तब वायर अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को कभी अडॉप्ट नहीं करता है, उसमें एक पर्टिकुलर चेंज आ जाता है लेंथ में, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन आ जाता है। और वही स्ट्रेन क्या है, परमानेंट सेट होता है। तो परमानेंट सेट तक पहुंच गए। फिर देखिए ये जो डी पॉइंट होता है वो क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस या ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं, या अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं। लेकिन एक नाम और इसका है बी का, क्या होता है, यील्ड पॉइंट। क्या होता है, यील्ड पॉइंट या इलास्टिक पॉइंट, इसको भी लिख लीजिए। बी को हम लोग क्या बोलते हैं, बी को बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट। इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक लिमिट कह दीजिए, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, या इसी को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट। ये बच्चों होता है यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट बोलिए या इलास्टिक पॉइंट लिमिट बोलिए, ठीक है। यील्ड पॉइंट का मतलब होता है जहां जिस पॉइंट तक मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी बनी रहे। अगर नहीं बनी है इसका मतलब वो यील्ड पॉइंट को क्रॉस कर चुका है, लोड जो है वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर चुका है। तो ये तीन बातें मैंने अभी करी आपसे। प्रोपोर्शनल लिमिट, यहां से यहां देखो, ए होता है प्रोपोर्शनल लिमिट, बी होता है यील्ड पॉइंट, ठीक है, या इलास्टिक लिमिट पॉइंट होता है, और जो डेल्टा एक्स होता है परमानेंट सेट होता है। ओ से ए तक के पार्ट को हम लोग, ओ से बी तक के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक बिहेवियर। ओ से बी तक क्या नेचर होता है, इलास्टिक नेचर होता है। सी पर छोड़ेंगे तो परमानेंट सेट आ जाएगा। डी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, देखो इसको मैं बोलता क्या हूं, इसको मैं बोलता हूं ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्या बोलता हूं, ब्रेकिंग स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस होता है। क्या बोलते हैं इसको और भी बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। इसको मैं बोल देता हूं अल्टीमेट स्ट्रेस। तो अल्टीमेट स्ट्रेस लिख लीजिए, या इसी को हम लोग क्या ले सकते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो मैं लिख देता हूं यहां पे डी पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, डी जो होता है बच्चों ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस कहिए, या इसी को बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस। और बच्चों जो ई पॉइंट होता है उसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। अभी देखो बहुत सारी बातें अभी करनी बाकी हैं। अभी क्या है, इसके अंदर जो ये रीजन था बियॉन्ड ओबी, जो रीजन होता है रीजन बियॉन्ड ओबी, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, बियॉन्ड ओबी, बियॉन्ड ओबी। ये बियॉन्ड ओबी क्या होता है, ओबी के बाद वाला जो रीजन होता है वो कैसा रीजन होता है, बियॉन्ड ओबी। जो बियॉन्ड ओबी रीजन आएगा, या देख लीजिए ओ से बी तक रीजन होता है। ओ से बी रीजन कैसा होता है, ये बच्चों होता है इलास्टिक रीजन। क्या होता है, ये होता है इलास्टिक रीजन। क्या होता है, इलास्टिक रीजन। और ये रीजन कैसा होता है, प्लास्टिक रीजन। तो ये पता रहेगा। तो बी से ई तक रीजन कैसा होता है, ओ से बी रीजन क्या होता है, ओ टू बी। मैं लिखता हूं दो चीजें, ओ टू बी, और दूसरी चीज मुझे क्या लिखनी है, मुझे लिखनी है ओ टू, मुझे लिखना है बी टू ई। बी टू ई क्या शो करता है, और देखना ओ टू बी रीजन कैसा शो करता है, ये इलास्टिक रीजन है। कैसा रीजन है, इलास्टिक रीजन है, इलास्टिक रीजन होता है। और ये रीजन कैसा होता है, ये होता है प्लास्टिक रीजन। क्या होता है, प्लास्टिक रीजन। यहां से दो चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं। पहला क्या, जिसके पास प्लास्टिक रीजन ज्यादा हो, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनके पास प्लास्टिक रीजन बहुत होता है। लार्जर प्लास्टिक रीजन क्या होता है,
मैं यहां पर लिखता हूं, देखो अगला पॉइंट, लार्जर प्लास्टिक रीजन, लार्जर प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन क्या शो करता है, लार्जर प्लास्टिक रीजन, और एक मटेरियल ऐसा होता है स्मॉलर प्लास्टिक रीजन, स्मॉलर प्लास्टिक रीजन। दो तरह के मटेरियल होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके पास प्लास्टिक रीजन ज्यादा हो, जो जल्दी ना टूटे, ठीक है। ऐसे मटेरियल हम चाहते हैं जिनके वायर हम बहुत दूर तक खींच पाएं। ऐसे भी मार्केट में मटेरियल अवेलेबल हैं जिनको हम काउंट करते हैं एल्युमिनियम के लिए, सिल्वर के लिए, या कॉपर है, ठीक है, एजी है, एयू है, इन सब के तार बना सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं, ऐसे मटेरियल बच्चों डक्टाइल मटेरियल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डक्टाइल मटेरियल। क्या होते हैं, डक्टाइल मटेरियल। और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल कौन से होते हैं, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, ठीक है। मैं ऐसा लिखता हूं, देखो एल्युमिनियम है, कॉपर है आपके पास, सिल्वर है, गोल्ड है, इन सबके वायर बनाते हैं। तो इनके सबके पास क्या होता है, प्लास्टिक रीजन बहुत ज्यादा होता है। और ऐसे भी मटेरियल है जिनके पास प्लास्टिक रीजन बहुत कम होता है, जैसे कोबाल्ट है। क्या होता है, कोबाल्ट है, CO, ठीक है। अब कोबाल्ट के पास बहुत कम प्लास्टिक रीजन होता है, इसलिए, या ऐसा देख सकते हो जैसे आप ग्लास बोल दीजिए, सबसे अच्छा रीजन तो ग्लास है, ग्लास हो गया, ठीक है। ग्लास ऐसा एग्जाम्पल है जिसके पास प्लास्टिक रीजन बहुत कम है। जैसे आप तोड़ते हैं, जैसे आप इसको मोड़ोगे तुरंत टूट जाएगा, क्योंकि इसके पास प्लास्टिक रीजन बहुत कम होता है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिटिल मटेरियल। क्या बोलते हैं, ब्रिटिल मटेरियल। तो ब्रिटिल मटेरियल क्या होते हैं, ब्रिटिल मटेरियल आर दोज मटेरियल which have smaller plastic region and ductile material are those material which have larger plastic region। अच्छा, रबर के बारे में क्या सोचते हैं, रबर क्या है, रबर डक्टाइल है, ब्रिटिल है, या फिर इलास्टिक है, या प्लास्टिक है, या रिजिड है। अच्छा, रबर के बारे में एक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। रबर एक तरह का इलास्टोमर है। क्या है, रबर एक तरह का इलास्टोमर है। आपके पास बहुत सारे मटेरियल्स देखने को मिलते हैं जिसमें ब्रास भी होगा, ग्लास भी होगा, स्टील भी होगा। सबसे ज्यादा ब्रेकिंग स्ट्रेस किसके पास होती है, जिसके पास ब्रेकिंग स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगी वो मटेरियल बेस्ट होगा और वो चूज किया जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिजेस। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रिजेस स्टील के बनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसके पास ब्रेकिंग स्ट्रेस ज्यादा है। तो एक टेबल आपको देखो साइड में दिख रही होगी जहां पर बहुत सारे मटेरियल लिखे हुए हैं, और सबसे ज्यादा जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो किसकी है, वो स्टील की है। 5 से 20 के बीच में लाइज करती है रेंज, और 10 की पावर 8 होता ही है। आगे आप बहुत सारे यहाँ पर मटेरियल लिखे हुए हैं, देखो इनको आप देख लोगे, सबसे बेस्ट कौन है, स्टील। तो बच्चों इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो ग्राफ से, जिसमें स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व पूछा जाता है, और कर्व से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आप माइंड में रखोगे। एक चीज और मैं बता दूं जो मेरे से मिस हो गई, जब लोड अप्लाई करते हो वायर पर तो स्ट्रेन आता है। लोड मतलब स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो स्ट्रेन आता है। अगर वो स्ट्रेन 0.1% से कम है, ठीक है, अगर स्ट्रेन 0.1 से कम है तो हम लोग उसको प्रोपोर्शनल टी के केस में कंसीडर करते हैं। मतलब ये मान के चलते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर 1% से कम स्ट्रेन है लोड अप्लाई करने पर, जो स्ट्रेन आ रहा है वो 1% से कम आ रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि वो एज इट इज ही है, लोड बढ़ाया तो स्ट्रेन बढ़ रहा है। लेकिन 1% से ज्यादा होगा तो फिर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंट बी के बाद बच्चों 1% से ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है, इसलिए फिर वो परमानेंट सेट में चला जाता है। अगर 1% से कम है स्ट्रेन, आपने लोड लगाया परमानेंट सेट से, कब कंसीडर कर रहे हैं परमानेंट सेट, जब स्ट्रेन वायर में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 1% से ज्यादा आ रहा है। अदरवाइज हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में ले लेंगे कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये बच्चों ये था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और इससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके नॉलेज में होने चाहिए। और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफ को 2-3 बार बनाइए जिससे आपकी हैबिट बन जाए। ग्राफ में ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छे दिखा दीजिएगा, B, C, D और E, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए।